दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में कार्यस्थल पर यदि कोई महिला अपने साथ हुए किसी दुराचार को लेकर के कोई शिकायत दर्ज करवाए या अपनी कोई आपत्ति पेश करे तो क्या इस बात का उदाहरण पेश किया जा सकता है कि यदि किसी महिला का जेब खर्च यानी कि खर्चा जो है वो बंद हो जाए या फिर वो लिव इन रिलेशनशिप या किसी भी अन्य रिलेशनशिप में रह रही हो और वहां पर उसको पूर्ण आजादी ना मिल पाए तो वो दहेज या फिर एलिमनी जैसी डिमांड करती है और आरोप ये लगाती है कि मुझे दहेज मांगा जाता है। दरअसल पिछले दिनों विप्रो की एक महिला कर्मचारी ने पुणे में एक आरोप लगाया कि कंपनी में उसके साथ लव जिहाद जैसा दुराचार हुआ है। कुछ कंपनी के सहकर्मियों पर आरोप लगाते हुए उसने कहा कि कंपनी के सहकर्मी मुझसे संबंध बनाने की बात कर रहे हैं, लव जिहाद करके धर्मांतरण की बात कर रहे हैं और जिसके आधार पर उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि वहां पर कार्यस्थल जो है वो मेरे काम करने के तौर तरीके के अनुकूल नहीं है और तमाम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल बता दें आपको कि विप्रो जो कंपनी है वो देश की जानी मानी आईटी सेक्टर की कंपनी है और इकलौते ऐसे बिजनेसमैन है अजीम प्रेमजी जो इस देश के एक बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन में शुमार है। दरअसल विप्रो का ये जो तमाम घटनाक्रम सामने आने के बाद इस पर जो धर्म गुरु थे उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब मौलाना साजिद रशीदी ने इस तरीके की बात कह दी कि महिलाओं के पास जब खर्चा खत्म हो जाता है, जब रिलेशनशिप में रहते हुए वो ऊब जाती हैं तो फिर वो लड़के पर या तो ये आरोप लगा देती है कि इसने मेरा दुष्कर्म किया है या फिर अपने पति पर यह आरोप लगा देती है कि ये मेरे से दहेज की डिमांड कर रही है। इस बयान के बाद एक सामाजिक लेवल पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। मौलाना साजिद रशीदी ने आखिरकार ऐसा बयान दिया जो उसकी वजह से वो एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या इस तरीके के मौलानाओं को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? दरअसल जिस तरीके से महिला ने जो विप्रो कंपनी के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है, कुछ प्रबंधकों पर भी आरोप लगाया है, उसमें विप्रो कंपनी की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि हम इस पूरे घटनाक्रम की जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं कि यदि किसी महिला कर्मचारी के साथ ऐसा कोई दुराचार हुआ है तो उसके पीछे कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसके साथ साथ पुलिस का पूरा सहयोग करने के लिए कंपनी आपके साथ खड़ी हुई। जो मौलाना आज तक समाज में मौजूद उन कुरीतियों के खिलाफ एक बार भी बोलने से बचते रहे हैं, क्या उस मौलाना को इस तरीके का अधिकार ये समाज देता है, ये देश का कानून देता है, संविधान देता है कि किसी विशेष वर्ग के खिलाफ वो इस तरीके की टिप्पणी करें, जबकि उस संबंधित मामले से पूरी जांच जो है वो प्रक्रियाधीन है? सवाल उठते हैं कि आखिरकार इस तरीके की बयानबाजी करके क्या किसी समाज को नीचा दिखाया जाने की कोशिश भी की जाती है? जाहिर तौर पर जिस तरीके से कंपनी ने पुलिस की जांच का सहयोग करने की बात की है, उसी आधार पर क्या ये मौलाना इस तरीके का बयान देकर अपने आप को सुर्खियों में लाना चाहते थे? क्या विवादों में छाए रहना इन मौलानाओं के जो दिनचर्या में शुमार हो चुका है कि जब तक कोई विवादित बयान ना दिया जाए मीडिया में इन्हें किसी तरीके की कवरेज ना मिलेगी और यदि मीडिया में कवरेज हासिल करना है तो फिर इस तरीके की बयानबाजी का समर्थन करना होगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं, इस तरीके के मौलानाओं से हमारे देश के, भारत देश के मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ दिनों पहले की बात है, ईरान अमेरिका के बीच जब युद्ध चल रहा था, सीज फायर से पहले जब गोलीबारी हो रही थी और भारतीय मुसलमानों का आत्मीय समर्थन जो निकल करके आ रहा था ईरान के समर्थन में, उस पर इस मौलाना ने एक और बड़ा विवादित बयान दिया था। उस दौरान
मौलाना साजिद रशीदी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि यदि भारत और ईरान के बीच किसी तरीके का संघर्ष हो जाए तो फिर भारत का मुसलमान ईरान का समर्थन करने लगेगा। ये कौन सी तुक की बात है भाई? ये कहां से तर्कसंगत है कि आप किसी देश की अस्मिता से ऊपर अपने आप को, अपनी सोच को रखते हैं, अपने निजी फैसले को रखते हैं? क्या मौलाना को आज अन्न जल तमाम सुख सुविधाएं व्यवस्था के माध्यम से जो मुहैया करवाई जा रही है, क्या उसके पीछे कोई विदेशी ताकत है? क्या किसी विदेश की सरकार ने मौलाना के प्रति इतना बड़ा दिल दिखाया है कि उनको विशेष तरीके की सुविधाएं भारत में उपलब्ध करवा दी जाए? नहीं ना। इस देश के संसाधनों पे आप आश्रित है ना, इस देश के संविधान को आपको मानना पड़ेगा ना। तो फिर इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल क्यों किया जाता रहा है? आज सवाल सबसे बड़ा यही बना हुआ है। दरअसल विप्रो में जो आरोप लगाए हैं जिन कर्मचारियों पर, जिस महिला ने, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पिछले कुछ समय से लगातार वो उत्पीड़न का शिकार हो रही थी, लगातार उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने कई बार सीनियर अधिकारी जो थे कंपनी के, उन तक शिकायत पहुंचाने का प्रयास भी किया। लेकिन वहां पर कुछ कुंठित सोच के लोगों ने, महिला ने बकौल ये आरोप लगाया है कि मेरा धर्मांतरण करवाने का प्रयास किया। यहां तक कि उन्होंने कुछ इस तरीके की बयानबाजी भी की कि जबरदस्ती मुझे किसी सहकर्मी के साथ संबंध बनाए जाने को लेकर भी मजबूर तक किया गया। अब पुलिस की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें सामने आएगी, क्या कुछ जांच में निकल के आएगा? क्या महिला के कर्मचारी के द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः सत्य हैं या उनमें कोई इस तरीके की एक सोच दिखाई देती है कि किसी व्यक्ति को निशाना बनाया जाए? इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन और पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रहे हैं। महाराष्ट्र से चूंकि ये मामला सामने आया तो इस पर राजनीति होना लाजमी है। अब आगे आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की एक मजबूत सरकार है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान देखा जाए तो हिंदुत्व का एजेंडा चरम सीमा पर रहता है। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं मंत्रियों के बयान भी बड़े वायरल होते हुए नजर आते हैं। तो आखिरकार उस पीड़ित महिला को लेकर के न्याय प्रक्रिया जो है उसमें किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में कार्रवाई की जाएगी, पुलिस किन किन सबूतों को वहां से जुटाने का प्रयास करेगी, और पुलिस के अधिकारियों का जो निश्चित तौर पर कहना है कि हम कार्यस्थल का मुआयना करके तमाम सबूत जो महिला ने आरोप लगाए उनके आधार पर सबूतों को इकट्ठा करके कोशिश ये करेंगे कि यदि ये घटना सही पाई जाती है तो फिर इसमें दोषियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कार्यस्थल पर इस तरीके की घटनाएं घटित होने से हमें बचाना है, क्योंकि हमें इस देश को बचाना है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।